नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, मैं कुछ घटनाओं को देख रहा था। अभी ये केल्लम गांव कुलगाम में ईंट के भट्टे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के दीपक और भूपेंद्र को टारगेट किया गया। इनमें से एक की मौके पर मौत हो गई और दूसरे की आज सुबह अस्पताल में डेथ हो गई। मैं एक्चुअल में आज के प्रोग्राम में ना तो जो पहलगाम में 26 लोगों की टारगेट किलिंग की गई थी उनके बारे में, और ना ही ये गगनगीर में 7 निर्माण कर्मी और एक अधिकारी मारे गए थे, ये अक्टूबर 2024 में। इसी तरह रियासी में जिस दिन प्रधानमंत्री ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली, उस समय एक तीर्थ यात्रियों की बस पर गोलीबारी की थी, 9 लोगों की मौत हुई थी। डांगरी राजौरी में 2023 जनवरी में गोलीबारी के बाद आईईडी विस्फोट में 7 लोगों को मार डाला गया था। नदी मार्ग 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या 2003 और 2000 में छत्तीस सिंहपुरा 35 सिखों की हत्या, और जनवरी 1998 बंधामा 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या। इन सारी चीज़ों की चर्चा ना भी करें तो भी मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, केवल इन 7-8 सालों की ही इतनी लंबी सूची है टारगेट किलिंग की। सहर उठता है, सिहर उठता है पूरा शरीर, और जिन पर ये बीत रही है ये तो वही जानते हैं। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब जुड़ रहे हैं। आज उनसे ही इन घटनाओं के पीछे का जो हेतु है, जो मंशा है, जो मंसूबे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वैद साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार ओमकार जी, आपको और आपके दर्शकों को। सर, ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं, थोड़ा इस पर आने से पहले मैं संक्षेप में बताऊं दर्शकों को कि 2019 में अक्टूबर महीने में 4 घटनाएं हुई थी। शोपिया में 3 घटनाएं, एक कुलगाम में। 2020 में अनंतनाग में, बांदीपुरा में, कुलगाम में, बडगाम में, कुलगाम में, श्रीनगर में। 2021 में श्रीनगर में, पुलवामा में, कुलगाम क्षेत्र में, अनंतनाग में, कुलगाम 2 घटनाएं, सोपोर, फिर कुलगाम, फिर श्रीनगर बांदीपुरा, फिर शफी लॉन में, फिर श्रीनगर में, फिर श्रीनगर के बिहार के रेहड़ी विक्रेता अरविंद कुमार साहू की टारगेट किलिंग की गई, फिर अक्टूबर में कुलगाम में, फिर नवंबर में श्रीनगर में। 2022 में और 2021 में सर्वाधिक टारगेट किलिंग हुई हैं। 2022 की बात करें, कुलगाम, श्रीनगर, कुलगाम, बारामूला, बडगाम, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, बडगाम, बांदीपुरा, शोपिया। और 2023 में भी पुलवामा में, अनंतनाग में, श्रीनगर में, पुलवामा में। 2024 में श्रीनगर, अनंतनाग, शोपिया, गगनगीर, सोनमर्ग, ये सब इतनी किलिंग्स हुई हैं। 2025 में भी कुलगाम में, बैसरन, पहलगाम में इतनी टारगेट किलिंग हो रही है, रुकने का नाम क्यों नहीं ले पा रही हैं? इतना सुरक्षा बल वहां पर तैनात है और सरकार के प्रयासों में भी कोई कमी नहीं है। जी ओमकार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये सारी किलिंग्स हुई हैं। मैं इसमें बिल्कुल जानकारी रखता हूँ, सब कुछ हुआ है और टारगेटेड किलिंग की जा रही है, और ये तो पाकिस्तान की मंशा हमें मालूम ही है।
वो बेसिकली कश्मीर घाटी को कंप्लीटली इस्लामाइज करना चाहते हैं। उसके पीछे एक सोच ये है कि कश्मीर, ताकि कोई भी इस बात की आवाज़ उठाने वाला न रहे कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। इसी सोच की वजह से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था 90s में, अगर आपको याद होगा। लगभग 5 से 7 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से, बिकॉज उनको देखा जाता था कि वो इंडियन एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। और जिन जिन मुस्लिम्स ने भी इस तरह की आवाज़ उठाई और अगर कुछ ऐसा जो साइड किया भारत सरकार और सुरक्षा बलों के साथ, उनको मुखबिर का स्टैंप लगाकर मार दिया गया। इसी तरह जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भी कोशिशें हुई, मुझे मालूम है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से। वहाँ से भी इनकी कोशिश थी पाकिस्तान की इसी सोच और इसी प्लान के तहत कि हिंदुओं को वहाँ से भगाया जाए। लेकिन ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे ही उसका माध्यम भी बनाया। बीडीसीज का नाम आपने सुना होगा, विलेज डिफेंस गार्ड जो आजकल उनको बोलते हैं। वो 1995 में हमने एक बागनकोट गांव था उस वक़्त, आज के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, उस वक़्त उधमपुर में एसएसपी होता था, वहाँ का एक सब डिवीज़न होता था। तो वीडीसीज अगर नहीं बनती तो आज वहाँ जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में भी हिंदू निकल जाते। और हालांकि बहुत सारे डर कर आए भी थे नीचे, बाद में उन हालात इम्प्रूव होने के बाद वो वापस चले गए। तो ये भी सोच उसी सोच से आता है। तो बेसिकली इस कोई भी आउटसाइडर है वो टारगेट है वहाँ पर। जो भी नॉन कश्मीरी है वो टारगेट है, और पर्टिकुलरली अगर वो नॉन मुस्लिम है, अगर हिंदू है तो वो टारगेट है। तो उसी का एक नतीजा है, आपने देखा लेबर को टारगेट करते हैं। लेबर का टारगेट करने का वैसे एक और भी कारण है, जैसे कल हुआ, लेबर की पहले भी बहुत बार इस तरह टारगेट किलिंग हुई है। क्योंकि एक तो निहत्थे होते हैं ये बेचारे, रिमोट एरियाज में कहीं भट्ठे में काम कर रहे हैं, कहीं आर्चर्ड में काम कर रहे हैं, किसी के घर में काम कर रहे हैं। तो ये लोग अपनी रोजी के लिए आए होते हैं, कोई छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड वहाँ से आते हैं। तो इनको मारना तो बहुत आसान है, एक तो ख़तरा नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमको आइडेंटिफाई कर लेंगी, मार देंगी, तो वो ख़तरा नहीं होता और न्यूज़ बन जाती है और अपने आकों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने इस तरह से कर दिया। और जनरली स्मॉल वेपन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन्होंने पहले कुछ समय पहले जो आप पढ़ रहे थे 2001-2 में भी, इन्होंने जो हमने अंडर प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम कश्मीरी पंडितों को वहाँ लगाया था, जो जगहें खाली हुई थी तो उनका जो कोटा बनता था उनको वहाँ एडजस्ट किया था, उनको भी इन्होंने टारगेट किया। इसी तरह ये सभी जो आउटसाइडर या माइनॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट करते हैं। तो ये कल वाला भी इंसिडेंट उसी तरह है। और जिस तरह बाइसरन पहलगाम में देखा गया, वैसा ही इनका नाम पूछा गया, इंश्योर किया कि ये नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं तो बाहर के हैं, तो इसके बाद इनकी किलिंग की गई। जिस तरह आपने देखा था बाइसरन पहलगाम में अप्रैल लास्ट ईयर हुआ था। तो ये पिछले 10 दिनों में, ये 9-10 दिनों में ये दूसरा इंसिडेंट है। एक अनंतनाग जो एक टाउन है पहलगाम के रास्ते में पड़ता है, यहाँ से हमारी अमरनाथ यात्रा गुजरती है, उसके रूट बाज़ार में वहाँ डिप्लॉयमेंट होती है जेएनके पुलिस की, उस पर हमला हुआ था और उसमें एक आशिक हुसैन नाम का हेड कांस्टेबल जेएनके पुलिस का उसमें शहीद हो गया। और आज ये दूसरा इंसिडेंट हुआ। तो मुझे लगता है बैक टू बैक 2 इंसिडेंट हुए हैं। तो जो एक्चुअली बहुत हद तक टेररिज्म कंट्रोल हुआ था, जैसे आप ही ने कहा कि सरकार की एक्शंस में कोई कमी नहीं है, बहुत लेवल पे काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अभी भी रेमिनेंट्स हैं। अगर कोई ये कहता है कि टेररिज्म ख़त्म हो गया, नहीं, वो गलत फहमी में है। अभी भी रिपोर्ट्स के मुताबिक कपल ऑफ डजन टेररिस्ट कश्मीर घाटी में भी ऑपरेट कर रहे हैं और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में, राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ के इलाकों में भी कर रहे हैं। तो जब तक टेररिज्म रहेगा ये लोग टारगेट रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और इसका एक ही हल है कि हमको इनको हार्ड इंट निकाल के पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन, जो जेएनके पुलिस का प्राइमरी ड्यूटी है, इनको ट्रैक डाउन करके
आर्मी और सीएपीएफ को साथ लेकर इनका सफाया करना ही सलूशन है। और अभी लोकल लड़के बहुत कम नंबर्स में, अगर आप इनका डाटा लीजिएगा कि कितने लोगों ने टेररिज्म ज्वाइन किया पिछले साल या इस साल, तो आपको फिगर बहुत कम मिलेगी, ये सिंगल डिजिट में मिलेगी। तो लगता है कि लोकल लड़के अब ज़्यादा विलिंग नहीं है, बिकॉज उनको मालूम है कि जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं 2-3 महीने में हम मारे जाते हैं, तो हमारा जो सर्वाइवल पीरियड बहुत कम है। दूसरी एक लोकल रिक्रूटमेंट चैलेंज रहता, तो मैंने उसके बारे में बताया। इसी तरह दूसरा चैलेंज रहता है इन्फिल्ट्रेशन पर काफ़ी काम हुआ है आर्मी और बीएसएफ का, जो इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी पे हैं। तो मुझे लगता है उसमें काफ़ी, जब 2-3 बार होम मिनिस्टर यहाँ आए हैं, उस पर काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं और उस पर कार्रवाई की गई है। काफ़ी हद तक टाइटन किया है। 100% कंट्रोल करना मे नॉट बी पॉसिबल, जिस तरह की टेरेन है। मुझे यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाएं तो बहुत ही नाले हैं, दरिया हैं, घने जंगल हैं, पहाड़ हैं ऊंचे नीचे। अगर आप कुपवाड़ा से लेकर बारामूला और राजौरी पुंछ के इलाकों में देखें तो बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है। जो हमारा प्लेन इलाका भी है, जम्मू सांबा कठुआ का, वहाँ टनलें निकालते हैं। टनलों के नीचे नीचे से ये कोशिश करते हैं। जो पहलगाम में टेरर ग्रुप था, वो इसी तरह इस इलाके से टनलों के से निकला हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें अभी एक चल रही हैं। लेकिन अगर आप वायलेंस का लेवल देखें तो 80-85% कमी आई है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो। और जब तक ये रहेगी गन, तो आपकी ये खतरा बना रहेगा, क्योंकि इनको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हर जगह। हाँ, एरिया डोमिनेशन कर सकते हो आप हर जगह। फोर्स जहाँ जहाँ लेबर है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम, एक तो लोग प्राइवेट काम, तो जैसे आपने देखा भट्टा है जहाँ इनको टारगेट किया, किसी के आर्चर में काम कर रहे हैं लेबर, किसी के खेती बाड़ी कर रहे हैं। कई जगहों पे सरकारी काम लगे हुए हैं, जैसे हाईवे बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, रेलवे का काम है। तो कश्मीरी लोकल तो लेबर करते नहीं हैं, तो अल्टीमेटली यही लोग वहाँ काम करते हैं। तो हर जगह प्रोटेक्शन रखना मुश्किल है, बट हाँ, एरिया डोमिनेशन फोर्सेस को रखनी, जो नियरेस्ट यूनिट हो उसको जिम्मेवारी दे देनी चाहिए कि आप इन पर नज़र रखिएगा। जैसे पास में अगर सीआरपी का, बीएसएफ का, आर्मी का कैंप है, तो एलआरपी से या उस तरह से फुल प्रूफ नहीं होता है वो, बट स्टिल एरिया डोमिनेट, डर तो रहेगा टेररिस्ट को कि यहाँ मैं मारा जा सकता हूँ, ट्रैप हो सकता हूँ। तो ये किया जा सकता है। और बेस्ट तरीका जो मैं बता रहा हूँ, generate pinpointed intelligence and launch operation and eliminate them. That is the solution. जब ये खत्म ही हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान क्या कर लेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और जिस घटना का जिक्र कर रहे थे अभी वैद साहब, ये 22 जुलाई को हुई थी लाल चौक अनंतनाग पर। अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की बहुत नज़दीक से गोली मार करके हत्या की गई थी। और आज फिर कल ये फिर 31 जुलाई को केलम गांव कुलगाम में ही, पहले अनंतनाग में अब कुलगाम में, ये 2 भट्टा कर्मचारियों की। तो कुल मिलाकर के वैद साहब, जब जब पाकिस्तान के भीतर अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जब जब वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को, सरकार को ये डर रहता है कि हमारे खिलाफ लोग बातें करनी शुरू ना कर दे, बातें तो करनी शुरू कर देते हैं, किसी तरह का विद्रोह ना हो जाए, हमारी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ ना जाएं, तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल 100% आपने, यू हैव हिट द नेल। मैं वो उसी पॉइंट पे आ रहा था। देखिए, इसमें हमें हिस्ट्री समझनी चाहिए। मैं ज़रूर आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान का क्रिएशन ही इस पर्पस के लिए हुआ था। अगर आप देखें, एक उन दिनों इंग्लैंड यहाँ, ब्रिटेन हमारे ऊपर राज करता था। एक कोई लॉर्ड आता है और ऐसे लाइन खींच देता है, ये पाकिस्तान है, मतलब आपके दिलों से पंजाब से काट के दे दिया, ये पाकिस्तान और ये इंडिया है। पाकिस्तान को उस वक़्त की वेस्टर्न पावर, उस वक़्त यूके वाज द बिग पावर, तो उनका होल पर्पस वाज कि एक क्लाइंट स्टेट मिल जाए
जिसको हम जैसा चाहें इस्तेमाल करें, रशिया को कंटेन करने के लिए या सेंट्रल एशिया को कंटेन करें। उन दिनों चाइना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, आज उसके लिए चाइना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन वही यूके आज यूएसए बन गया है सुपर पावर। तो आज यूएस का वही वही क्लाइंट स्टेट आज यूएस के इंटरेस्ट को इस्तेमाल होता है, डॉलर्स देते हैं, जो वो चाहते हैं वो कराते हैं। पाकिस्तान वॉज नॉट क्रिएटेड फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को समझ लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी चैनल को शायद वहाँ भी सुनते होंगे, तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए ये उनके लिए नहीं क्रिएट हुआ। ये क्लाइंट स्टेट है और ये आर्मी ओन करती है इसको। ये बाकी देशों की तरह नहीं है। इट इज़ ओन्ड बाई इट इज बाकी स्टेट जिस तरह कंट्रीज को कहते हैं ना कि उनकी आर्मी होती है, यहाँ आर्मी ओन्स कंट्री। तो वहाँ इसीलिए लोग, मैं ये पॉइंट मुद्दा इसलिए ला रहा हूँ कि ये जो आज वहाँ क्लाइंट बना हुआ है, दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो यूएस इंटरेस्ट और चाइना के इंटरेस्ट के लिए वो सर्व करता है, जो ज़्यादा पैसे देता है। लोग उनकी प्रायोरिटी नहीं है। जिस कश्मीर को वो बोलते थे हमारी जगुलर बेन है, जगुलर बेन ये होती है, हमारी जगुलर बेन है और हमारी सब कुछ है और ये आज़ाद कश्मीर है, उनका नरेटिव ही पीओजेके के लोगों ने ध्वंस कर दिया। वो कहते हैं हमें तो इलीगली ऑक्युपाई किया है, आप तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो इंडिया के साथ हुआ था महाराजा का, तो आपने तो इलीगली कब्जा किया। तो ये कौन बोल रहा है? पीओजेके के लोग, जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट यूज करती थी हमारे खिलाफ। अब पाकिस्तान इंटरनेशनली इतनी पाकिस्तान की थू थू हो रही है, बेइज्जती हो रही है, एक्सपोज हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट कि जिसको वो कहता था आज वही कह रहे हैं पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड। तो पाकिस्तान का पूरा कश्मीर का नैरेटिव ही उन्हीं लोगों ने खत्म किया, जिनको जो यहाँ से माइग्रेट हो गए मीरपुर से पीओजेके के पाकिस्तान लंदन में गए, यूके में गए, अमेरिका गए, वो सारे जिनको वहाँ की एम्बेसी इंडिया के खिलाफ यूज करती थी, आज वो लोग पाकिस्तान एम्बेसी के सामने बैठ के वहाँ जूते रखते हैं और वह उनके खिलाफ इकट्ठे होते हैं। आपने देखा ही होगा मीडिया पे। तो ये इट इज सच एन इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट फॉर पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट। तो जब भी इस तरह का क्राइसिस, और आप हाल ये मैं पीओजेके की बात बता, पीओजेके की वहाँ के लोग तो इतने तंग पड़ गए हैं पाकिस्तान से, क्योंकि इन्होंने, आपने देखा कुछ 10 दिन, पिछले 10-15 दिनों में इन्होंने 90+ लोगों को मार दिया है वो। और उससे पहले की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सैकड़ों के हिसाब से मारा। कितने ही लोग लापता हैं, गायब हो गए हैं, कितने ही घरों में ये लूट मार करते हैं। तो वहां तो रूल ऑफ लॉ है नहीं। तो ये इंडिया नहीं है कि यहाँ एक पैलेट गन चली है और 150 पुलिस वाला जख्मी हुआ दिल्ली में, उसके बाद एक पैलेट किसी ने चला दिया। तो आप देखिए हंगामा आपकी पार्लियामेंट में, और कि हाईएस्ट कोर्ट जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसमें पिटिशनर सारे धड़ाधड़ आ रहे हैं और उसमें सुनवाई हो रही है। तो ये है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। पाकिस्तान वहां बोल सकता है, वहां कोई कोर्ट संज्ञान ले सकती है, नहीं ले सकती। दूसरे दिन आसिम मुनीर उस जज को ही गायब कर देगा, चाहे वहां की सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती। वहां की गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती, वहां की पार्लियामेंट कुछ नहीं बोल सकती। तो ये एक रियलिटी है जो लोगों को समझना चाहिए। पाकिस्तान तो एक क्लाइंट स्टेट है, वहां के लोगों, तो आप बलोचिस्तान की हालत आपके दर्शक जानते ही हैं। वहां तो पाकिस्तान का 80% एरिया ही उनके कंट्रोल में नहीं है, वो उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दी। आप केपीके की बात करिए, तो इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान को लग रहा है कि हम ये तो लोग सारे हमारे ही उस पे पीछे पड़ गए, तो उनकी एग्जिस्टेंस ही कश्मीर नैरेटिव से चलती है। तो वही लोग अगर क्वेश्चन करना शुरू करें, जो आज तक उन्होंने झूठ उनको लाहौरी चूरन बेचा है, तो वो कैसे चलेगा? तो इसलिए उनको डाइवर्शन चाहिए, इसलिए इंसिडेंट करना, ये डायरेक्शन पक्का वहां से आई। जी वैसे साहब, आपने एक और फिर महत्वपूर्ण तरफ संकेत दे दिया है कि पीओजेके में जो कुछ चल रहा था पिछले कई महीनों से, और जिस तरह की फायरिंग में लोग मारे जा रहे हैं, उनका दमन किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही वहाँ की सेना और अर्धसैनिक बल, वहाँ की सरकार, जिस तरह वहाँ चुनाव कराए जा रहे हैं, वो भी सबके सामने वीडियो वायरल हुए हैं। क्या वहाँ से इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान हटाने के लिए ये 9 दिन के भीतर जम्मू कश्मीर में 2 घटनाएं करा दी गई, और यहाँ पर मुफ्त में बिरयानी खिला करके जंतर मंतर में एक
बड़ा बवाल कराया गया, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आईएसआई और वहां का एस्टेब्लिशमेंट और तमाम दूसरी ताकतें हैं। बिल्कुल ओंकार जी, मुझे कोई डाउट नहीं है। जो भारत में सबसे बड़ा खतरा आपको पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश की लड़ाई का नहीं है, वो हमारी फौज सक्षम है, लड़ लेगी। मुझे जो मैं एज ए पुलिस ऑफिसर और सिटीजन यहाँ का फील करता हूँ, सबसे खतरा जो है हमें अंदरूनी, और जो जिसकी आपने एक झलक देखी दिल्ली में, और उसमें आपके बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेस एफसीआरए के अगेंस्ट हैं, चाहे वो अमेरिका की दोनों रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी हो, चाइना आपको कंपिटिटर समझता है, ही डजंट वांट यू टू ग्रो। चाइना पाकिस्तान को हमारे खिलाफ यूज़ करता है, बांग्लादेश और नेपाल को भी हमें घेरने के लिए लेता है, लेकिन मोदी जी उसको काउंटर करने के लिए ब्रह्मोस देते हैं बहुत सारे देशों में, इंडोनेशिया और जो तो, और आप निकोबार भी जब, तो चाइना का तो इंटरेस्ट है ही है, उसकी भी यहाँ बहुत सारे सपोर्टर हैं कम्युनिस्ट लोग। अमेरिका का मैंने आपको बता दिया, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत सारे अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि अंदर से इसमें खर्चा कम है, इसमें रिस्क कम है, और भारत में बवाल पैदा करना बहुत आसान है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा आने वाले दिनों में सबसे बड़ा खतरा ये बना रहेगा, इसलिए सतर्क रहना। तो मैं बार बार कहता हूँ, और अभी आपकी चैनल में भी कहूँगा, प्लीज़ डोंट डिफैंग द पुलिस इन दिस कंट्री। जिस तरह से आपने आर्मी को कश्मीर में 90s में किया था, अगर आपने डिफैंग कर दी पुलिस फोर्सेस को, कि छोटे छोटे बातों पर आपने इतने मुद्दे बना दिए हैं, और 150-200 पुलिस वाला काम नहीं होता, जख्मी होता है, तो उसके बाद आप फिर उन्हीं की अगर आप वो कटघरे में करोगे, तो क्या अगली बार पुलिस को पार्लियामेंट में इनको जाने देना चाहिए? मैं तो अगर मैं फील्ड पे होगा, मैं यही समझूंगा कि फोर्स यूज करने से बेहतर है इनको जाने ही दिया जाए पार्लियामेंट में। अगर अगली बार काकरोचीज ऐसे गुंडे लेकर आते हैं, फिर मैं देखना चाहता हूं कि ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं ये क्या कहेंगे। अगर यही 20-25 गुंडे अंदर घुसकर उसी राहुल गांधी और उनके बाकी साथियों को, जो भी इंडी अलायंस वाले बोल रहे हैं, उनको मैन हैंडल करेंगे, फिर क्या बवाल होगा इस कंट्री में, और पुलिस कमिश्नर और पुलिस का क्या होगा, ये आप ही फैसला करिए, आप लोगों पर मैं छोड़। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है वैद साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते ही रहते हैं कि अब हम घुस करके मारते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपके घर को ही डिस्टर्ब कर देते हैं। करते हैं। तो देखिए, पड़ोसी अगर आपको बर्बाद करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट है कि अपने भाइयों में लड़ाई लगवाए, वही तो वो कर रहा है। तो दैट इज व्हाट इट इज डूइंग। तो वही आप पिक्चर देख रहे हैं। जी जी, वैसा बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण, कम शब्दों में लेकिन सारगर्भित विश्लेषण करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। आप सबसे भी ये निवेदन है कि आप, अगर आपने ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।